हे दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम यू वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल आलोक इंडियन। और आज हम क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये है जलवायु विज्ञान सीरीज का चौथा वीडियो, फोर्थ वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंसोलेशन एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंसोलेशन, सूर्य तप और सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरा जो पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देखें। इसलिए नहीं कि मेरा एक व्यू बढ़ जाएगा, बल्कि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपका जो नॉलेज है वो जुड़ जाएगा, ताकि आप आज कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका हम सीधे डायरेक्ट नाम यूज़ करने वाले हैं, तो आप उससे क्या होगा, उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर सकेंगे। सो प्लीज़ लेट अस स्टार्ट। इंसुलेशन, व्हाट इज इंसुलेशन? पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, हो सकता है आपको याद भी हो। तो इंसुलेशन का हम मतलब पहले समझते हैं। मैंने कहा था कि ये सूर्य है और सूर्य से निकल करके जो एनर्जी रेडिएट होता है हमारे स्पेस में, उसको हम बोलते हैं सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। और वो सौर विकिरण का जो मात्रा हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ तक पहुंचता है उसी को हम बोलते हैं इंसुलेशन। तो इसका मतलब यही हुआ कि द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ इज नोन एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और उसी को हम शॉर्टली क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। मतलब सौर विकिरण की वह मात्रा या भाग जो पृथ्वी को प्राप्त होती है उसे आगामी सौर विकिरण या छोटे रूप में सूर्य तप कहते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए एक नए टर्मिनोलॉजीज को सीखते हैं। सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। व्हाट इज सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक क्या होता है? तो मैंने कहा कि सूर्य से निकल करके जब एनर्जी, जो रेडिएटेड एनर्जी है, वो क्या करता है, पृथ्वी की तरफ बढ़ता है। और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जब पहले इंटर करेगा तो उसके एटमॉस्फेयर के आउटर वाले हिस्से पर पहले क्या करेगा, वो इंसिडेंट होगा, सोलर रेडिएशन। और जब इंसिडेंट होता है तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, मतलब ये हमारा एटमॉस्फेयर का आउटर लेयर है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, एग्जॉस्फियर वाला पार्ट है। एग्जॉस्फियर मतलब बहिमंडल, और बहिमंडल का जो एकदम सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है उस पर जब सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण पड़ेगा तो उसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव होगा दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। ओके, डिफिनेशन को देख लेते हैं। सोलर कांस्टेंट इज द अमाउंट ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन या एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फियर। ठीक है, मतलब वायुमंडल के ऊपरी सतह के प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर प्राप्त होने वाली आगामी सौर विकिरण ऊर्जा की मात्रा को सौर स्थिरांक कहते हैं। जनरली देखा जाए जो सोलर कांस्टेंट होता है वो 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ऑन द एवरेज, मतलब औसतन जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है, सौर स्थिरांक का जो मान होता है वो 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। और अगर इसी को यूनिट चेंज किया जाए, कैलोरी में चेंज किया जाए, एक मिनट, हाँ, कैलोरी में चेंज किया जाए तो ये देखिए इस प्रकार से ये कैलोरी में चेंज होता है, और तब इसका जो वैल्यू आता है 1.96 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा जो औसतन सौर स्थिरांक का जो मान है, सोलर कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 1.96 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका ये मतलब हुआ कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पर सेंटीमीटर स्क्वायर के पर मिनट पर 1.96 कैलोरी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो रिसीव होता है। ठीक है, इसका मतलब हमने जब औसतन कहा है तो क्या इसका मान घटता और बढ़ता रहता है? क्या इसका जो सोलर कांस्टेंट का वैल्यू है वो पूरे साल में चेंज होता रहता है? जैसे हम एक दिन के और एक मिनट वाले ही भाग की बात कर रहे हैं, वो भी औसतन बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे साल की बात करें तो क्या पूरे साल में सोलर कांस्टेंट की वैल्यू यही रहेगी? नहीं, वो घटता और बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो भी बदलती रहती है। अच्छा, दूरी क्यों बदलती रहती है? बिकॉज जो हमारा सन है उसके किनारे जो हमारे अर्थ का जो पाथ है, जिस पे हमारा अर्थ क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के चारों तरफ,
वो पाथ कैसा है, सर्कुलर नहीं है बल्कि एक इलिप्टिकल पाथ है, जिसे आप अंडाकार कह सकते हैं। तो एक अंडाकार पाथ है जिसमें डिस्टेंस हमेशा हर बिंदु पर समान तो होता नहीं है। सो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो दिन प्रतिदिन, मतलब पूरे वर्ष भर दिन प्रतिदिन चेंज होता रहता है। एंड दैट्स वाई यू कैन से दैट द सोलर कांस्टेंट वैल्यू इज आल्सो भी चेंजेस। ठीक है, तो औसतन जो होता है 1.96 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, बट ये पूरे साल भर चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब है कि सूर्य का दो पोजीशन ऐसा होगा जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब हो सकता है, और एक पोजीशन ऐसा हो सकता है कि जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पे हो। तो आइए हम थोड़ा सा केस स्टडी करते हैं। ओके, बट एक बार पहले लैंग्वेज देख लीजिए। द सोलर आउटपुट रिसीव एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर राइज स्लाइटली इन ए ईयर ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो प्रतिवर्ष थोड़ा, मतलब पूरे साल भर में जो होता है थोड़ा बहुत परिवर्तित होते रहता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी के अंतर के कारण से होता है। अब हमने दो कंडीशंस की बात की है, जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होगा, और दूसरा कंडीशन जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होगा। तो केस नंबर 1 है जब हम बात करेंगे 4 जुलाई की, 4 जुलाई की बात करेंगे, जब सूर्य जो होता है वो पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पे होता है। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पे होता है, मतलब फारदेस्ट होता है, कब होता है? ऑन द 4 जुलाई। बट 4 जुलाई को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था पृथ्वी की 4 पोजीशंस के बारे में पूरे साल भर के, जिसमें आपने समर सोलस्टिस, विंटर सोलस्टिस और इक्विनॉक्स का कंडीशंस देखा था। उसी को पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि 4 जुलाई के पहले आसपास में उन चारों में से कौन सा पोजीशन हमारे पृथ्वी का पड़ता है। क्योंकि आपको पता है इन चारों पोजीशंस पे क्या होता है कि कहाँ पे सूर्य की कितनी ऊर्जा प्राप्त होगी, कहाँ पे दिन कितना बड़ा होगा, कहाँ पे रात कितनी बड़ी होगी, सारी बातें आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी। तो आइए एक बार उसी केस स्टडी को फिर से हम रिवाइज करते हैं। तो 21 जून की बात करें तो 21 जून को क्या होता है कि हमारे पृथ्वी का जो ये नर्दन वाला हिस्सा है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। आप जानते हैं नर्दन वाला हिस्सा इस तरह से सूर्य की तरफ झुका होता है 23.5 डिग्री। ओके, तो एट दैट टाइम, इस टाइम में क्या होता है, आपको सारी बातें कि हमने पहले भी बता रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ उसको रिवाइज करा रहे हैं आपको। एट दैट टाइम जब हमारा सनरेज होता है, जो हमारा सनरेज होता है वो परपेंडिकुलर होता है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा पर लंबवत होगा। क्या, जो हमारा ये सनरेज है, देखिए ये जो सनरेज है वो हमारा कहाँ पे परपेंडिकुलर होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है। उस फॉर दैट, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो समर इन नदर्न हेमिस्फीयर वाइल विंटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। अब चूंकि क्या होता है कि हमारा नदर्न वाला पोल जो है, ठीक है, वो सूर्य की तरफ झुका है, इस वजह से समर होता है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में और विंटर होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। ओके, जो डे ड्यूरेशन की बात किया जाए तो डे ड्यूरेशन की बात अगर किया जाए तो लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, ये एनएच का मतलब नदर्न हेमिस्फीयर है, एंड वाइस वर्सा इन सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा कि जो डे ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होगा एंड जो नाइट ड्यूरेशन है वो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब जिस टाइम पे ये समर सोल्स्टिस का कंडीशन होता है तो नदर्न हेमिस्फीयर में दिन की अवधि जो होती है बढ़ जाती है और रात जो होती है छोटी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन जब ऐसे ड्रा करते हैं, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, तो इस प्रकार से ड्रा होता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में देखिए ज्यादा पोर्शन पे हमारा लाइट है, क्योंकि जो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ठीक है, जिसे आप प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं हिंदी में। तो प्रदीप्त वृत्त का मतलब होता है कि वह रेखा जो पृथ्वी पर दिन और रात के बीच में विभाजन करता है, मतलब द लाइन विच डिवाइडेड बिटवीन द नाइट एंड द डे ऑन द अर्थ, ठीक है। तो इस पोर्शन पे देखिए डे है क्योंकि सूर्य के सामने है, तो देखिए नदर्न हेमिस्फीयर में जो ज्यादा पोर्शन है उस पे क्या है? डे है, और सदर्न हेमिस्फीयर के तो कम पोर्शन पे डे है। तो अगर ये चेंज भी होगा, रोटेट भी कर जाएगा, तो देखिए मैक्सिमम पोर्शन पे यहाँ पे क्या है? लाइट है, इसलिए यहाँ डे ड्यूरेशन अधिक होता है। ओके, अब 21 जून की बात हो गई है, और 21 के जून के बाद
जुलाई आएगा, जुलाई के 4 तारीख की बात करेंगे, जब हमारा सन क्या है, फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ है, जब हमारा सूर्य जो है वो पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पर है। डिस्टेंस लगभग कितने का होता है, 152 मिलियन किलोमीटर का, 15 करोड़ 20 लाख, ठीक है, किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। और इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन का मतलब हुआ कि व्हेन द सन इज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ, जब सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पे होता है, उस सिचुएशन को हम अपहीलियन बोलते हैं, अपशोर कहते हैं, ठीक है। और इस टाइम पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.89 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मतलब इस टाइम पे जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है वो घट जाती है। क्यों? क्योंकि आपने देखा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब दूरी बढ़ेगी तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू घटेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर के जो बाहरी वाला हिस्सा है वहां पे जो सोलर इंसुलेशन प्राप्त हो रहा है वो पूरे वर्ष में सबसे कम होता है। इस दिन सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि इस दिन सूर्य पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पे है। नाउ द क्वेश्चन इज बिगेन। अब हमारा प्रश्न शुरू होता है कि अगर मैं 4 जुलाई की बात कर रहा हूं, क्योंकि इस टाइम आपने देखा कि 21 जो आप जून को है, 21 ऑफ जून है, उस टाइम लगभग सबसे अधिकतम गर्मी पड़ रही होती है, सबसे अधिकतम गर्मी पड़ रही होती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये जो टाइम है उस समय सबसे प्रचंड गर्मी पड़ रही होती है। 4 जुलाई को भी प्रचंड गर्मी है, ठीक है, प्रचंड गर्मी है। और आप देख रहे हैं कि सूर्य से हमारा पृथ्वी जो है सबसे अधिकतम दूरी पे है, ठीक है। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू भी मिनिमम है। इसके बावजूद भी मतलब इंसुलेशन तो हमें कम ही मिल रहा है ना, सोलर कांस्टेंट की वैल्यू भी तो कम ही है ना, लेकिन इसके बाद भी क्यों हमें सबसे अधिक गर्मी महसूस होती है, जब सोलर इंसुलेशन सौर विकिरण कम है, सूर्यतप, सोलर इंसुलेशन मतलब सूर्यतप होगा ना, इंसुलेशन मतलब सूर्यतप। तो सूर्यतप का जब अमाउंट जो है वो कम पड़ रहा है, कम मिल रहा है, तो फिर इतनी प्रचंड गर्मी क्यों है? इसका सीधा सही मतलब है कि कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं। मतलब जैसे एटमॉस्फेयर तक का हमारा सोलर रेडिएशन आता है, इंसुलेशन आता है, तब तक तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, फिर इसको चेंज कर देते हैं। तो इसका मतलब है कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका हमें अध्ययन करना, स्टडी करना है, जो क्या करते हैं, वेरिएशन करते हैं इन द अमाउंट ऑफ द इंसुलेशन, सूर्यतप की मात्रा को। केस नंबर 2 है, 3 ऑफ जनवरी की बात करेंगे, 3 जनवरी की बात करेंगे, जब सूर्य जो है पृथ्वी से सबसे निकटतम होता है। जब सूर्य जो है क्या है, पृथ्वी के सबसे निकटतम होता है, सबसे करीब होता है। तो 3 जनवरी से पहले ही अगर हम पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो स्थिति होती है उसकी बात करें तो हमें 22 दिसंबर मिलता है, ठीक है, 22 दिसंबर मिलता है। तो 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को जो सूर्य का जो रेस है वो परपेंडिकुलर होता है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पर परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे फिगर सही से नहीं बना है, बट मकर रेखा ये है ना हमारा, ये हमारा मकर रेखा है 23 डिग्री ऑफ साउथ। तो इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और मैंने सारी कंडीशंस बता के रखी है और क्या क्या चीज़ें होती है 22 दिसंबर को। आइए रिवाइज करते हैं। तो सन रेज विल बी परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सूर्य की रेखा या सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर लंबवत होती है। क्लियर है? विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हाइल समर इन सदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी एवं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी। क्यों? क्योंकि अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर हमारा सूर्य जो है परपेंडिकुलर है, इसलिए अब जो गर्मी है वो हमारे किस में होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में होगी, ठीक है। और डे नाइट ड्यूरेशन भी चेंज होगा क्योंकि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पे फिर से शिफ्ट हो गया है, फिर से चेंज हो गया है, ठीक है। तो शॉर्ट डेज एंड लॉन्ग नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो होगा वो छोटा दिन होगा और लंबी रात होगी, वाइल लॉन्ग डेज एंड शॉर्ट नाइट इन सदर्न हेमिस्फीयर, जबकि हमारे जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे लंबी दिन और छोटी रातें होंगी, ठीक है। अब 3 जनवरी की बात हम कर लेते हैं, हमारा रिवीजन कंप्लीट होता है। अब 3 जनवरी पे आते हैं, क्योंकि आपने देखा 22 दिसंबर के कुछ ही दिन बाद 3 जनवरी पड़ेगा, तो मतलब एज सेम इट इज कंडीशन होगा, ठीक है, सेम इट इज कंडीशन होगा कि वहाँ पर क्या होगी, प्रचंड ठंडी पड़ रही होगी। कहाँ पे? हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ रही होगी, ठीक है। तो 3 जनवरी की बात करें, अब सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे करीब है, सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है, लगभग डिस्टेंस 147 मिलियन किलोमीटर, 14 करोड़ 20 70 लाख
के आसपास किलोमीटर में है। और इस सिचुएशन का मतलब होगा कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या होता है, करीब होता है, उस सिचुएशन को हम पेरिहीलियन बोलते हैं, मतलब उपसौर बोलते हैं। और इस टाइम पे सोलर कांस्टेंट की जो वैल्यू है, सौर स्थिरांक का जो मान है, वो लगभग 2.1 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लगभग सबसे मैक्सिमम होता है। अब फिर से आपके अंदर एक क्वेश्चन तो अराइज ही होगा कि इस टाइम पे सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, इसका मतलब जो इंसुलेशन रिसीव हो रहा है वो क्या है, मैक्सिमम है, तो इतना ठंडी क्यों पड़ता है, इतना प्रचंड ठंडी क्यों पड़ता है। फिर से आप एक कंक्लूजन पे जाएंगे और कंक्लूजन फिर से आपसे कहेगा कि देयर आर सम अदर फैक्टर विच इन्फ्लुएंसिंग सोलर इंसुलेशन, मतलब कुछ और भी ऐसे कारक हैं जो प्रभावित कर रहे होते हैं सूर्य तप को। आइए चलिए स्टडी करते हैं उन कारकों के बारे में, एक एक करके सीखते हैं। तो सबसे पहला कारक तो हमने इसी को बना लिया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ। देखिए, एक आइडियल सिचुएशन की बात करें तो आपने देखा था कि जब हमारा पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे था तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कम थी। जब सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब है तो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब एक फैक्टर तो ये पहले ही हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, आइए इसको लैंग्वेज फॉर्म में देखते हैं। बहुत देर से मैं समझाए जा रहा हूँ, लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अब देखिए, जो नोट करने वाली बात है ना, आपके नोट मेकिंग की बात है, वो यहीं से शुरू होगा। इसके पहले की जो चीज़ें मैंने बताई है उसको आप अपने नोट्स में लिखिएगा, एग्जाम में मत लिखिएगा। ठीक है, हाँ, अगर आपका वर्ड लिमिट अधिक है, आप उसको और डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो इन्हीं चीज़ों में ला के उसको डिस्क्राइब करिएगा, बाहर से मत डिस्क्राइब करिएगा, इन्हीं चीज़ों में ला के डिस्क्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, thus the distance between the sun and the earth are not same throughout the year, it changes day by day। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ या चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार या अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिससे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वर्ष भर असमान रहती है और यह दिन प्रतिदिन बदलती रहती है। एंड दैट्स ऑल। मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जुलाई को होता है, जिस समय सोलर इंसुलेशन की वैल्यू मिनिमम होती है। मिनिमम डिस्टेंस जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है 3 जनवरी को, तो आपने देखा था मैक्सिमम इंसुलेशन, अधिकतम सूर्य तब प्राप्त होता है हमारे पृथ्वी को। ठीक है, आइए देखते हैं फैक्टर नंबर 2, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है, तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करता है तो उसकी वजह से पहले क्या चेंजेस होता है। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर अगर घूमेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो फेस पृथ्वी का वह फेस जो सूर्य के सामने आएगा वहाँ दिन होगा, अदर फेस पे नाइट होगा, रात होगा। ठीक है, तो द रोटेशन काजेस डे एंड नाइट चेंजेस। The earth portion facing the sun receive insolation while other portion do not। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस पोर्शन पे सूर्य का रोशनी पड़ेगा, जहाँ पे दिन होगा, जहाँ सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी, वो क्या करेगा, वो सूर्य का इंसुलेशन रिसीव करेगा। इंसुलेशन क्या करेगा, रिसीव करेगा। जबकि अदर जो हिस्सा, अदर जो फेस है जहाँ नाइट है, पहली बात तो ये है ये इंसुलेशन रिसीव तो कर नहीं रहा है, और दूसरी बात इसके पास जो एनर्जी है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, पार्थिव विकिरण के रूप में उसे रेडिएट भी कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिस हिस्से पर सूर्य मतलब दिन होगा वहाँ पे इंसुलेशन रिसीव होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, चूंकि पृथ्वी के रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है और जिस हिस्से पे दिन होता है वहाँ इंसुलेशन रिसीव होता है। इस प्रकार से द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इन्फ्लुएंसिंग व्हाट द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन ऑन द अर्थ। ठीक है, मतलब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना इस प्रकार से हमारे सूर्यतप की मात्रा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट वन इज दैट द लेंथ ऑफ द डे। अभी तक देखिए मैंने जितनी भी केस स्टडी कराई आपको, उसमें मैंने हमेशा लेंथ ऑफ द डे जबरदस्ती का मेंशन किया था। क्यों? ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो। तो द लेंथ ऑफ द डे मतलब दिन की अवधि के बारे में बात की जाए
तो जिस हिस्से पर सपोज कीजिए दिन की अवधि ज़्यादा होगी, इसका मतलब कि ज़्यादा देर तक वहाँ पे इंसुलेशन रिसीव होगा, और अगर ज़्यादा देर तक इंसुलेशन रिसीव होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जैसे आगे आप जब बढ़ेंगे, इससे इंसुलेशन से आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर आएगा, तो टेम्परेचर भी वहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे इंसुलेशन से जब हमें मतलब है तो आपको बस इतना ही समझना है कि जहाँ पे दिन की अवधि ज़्यादा होगी वहाँ इंसुलेशन ज़्यादा रिसीव होगा, सूर्य तब अधिकतम प्राप्त होगा, ठीक है। तो ऑन 21 ऑफ जून, आपने 21 ऑफ जून का केस देखा था, जब समर सोलेस्टिस होता है ग्रीस में अयनांत होता है, तो लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रातें होती हैं, जबकि नदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, शॉर्ट डे होगी और लॉन्ग नाइट होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो नदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पे लॉन्ग डे ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव करता है, मतलब अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करता है, जबकि जो सदर्न हेमिस्फीयर है जहाँ पे शॉर्ट डे है, जहाँ छोटा दिन है, तो वहाँ पे मिनिमम इंसुलेशन प्राप्त होता है, मतलब न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त करेगा, ओके। सिमिलरली 22 दिसंबर की बात की जाए, जब विंटर सोलेस्टिस होता है, शीत अयनांत होता है, इस टाइम में क्या होता है, सन की जो रेज होती है परपेंडिकुलर होती है ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, मकर रेखा पे, और जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट इन नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन और लंबी रातें होती हैं। इसी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है वो रिसीव लेस अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब कि सूर्यतप की मात्रा को कम प्राप्त कर पाता है। जबकि बात किया जाए 22 दिसंबर की सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, शॉर्ट डे एंड लॉन्ग नाइट हो जाता है, मतलब सॉरी, लॉन्ग डे एंड शॉर्ट नाइट हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ मैंने अपोजिट इन सदर्न हेमिस्फीयर लिखा है, तो उसका मतलब है सदर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम में क्या होता है, लॉन्ग डे होता है, शॉर्ट नाइट होता है, और इसी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर है, चूंकि यहाँ पे लंबा दिन है, इसलिए रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब अधिकतम मात्रा में सूर्य तप को प्राप्त करता है, ठीक है। थर्ड कंडीशन दो समय की होती है, 21 ऑफ मार्च एंड 23 ऑफ दिसंबर, सॉरी 23 ऑफ सितंबर, ओके, जिसको हम एक्विनॉक्स बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, जो सनरेज होता है परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पे, मतलब इस टाइम में सनरेज होता है परपेंडिकुलर होता है इक्वेटर पे, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत होती है। तो मैंने देखिए बताया था कि हमारा पृथ्वी है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। तो ये जो कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, और ये हमारा विषुवत है। तो ये क्या होता है, सूर्य की रोशनी एक बार इस पर परपेंडिकुलर हुई, इसके बाद नीचे की मूव करेगी, ठीक है, और फिर जब यहाँ पहुंच जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, यही इसका मैक्सिमम है परपेंडिकुलर होने का, फिर ये ऊपर की ओर चलना शुरू कर देती है। तो दो सिचुएशन में ये क्या होती है, इक्वेटर पे पहुंचती है 21 ऑफ मार्च को और 23 ऑफ सितंबर को। तो इस टाइम पे यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती है क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एंड फॉर दिस रीजन डे एंड नाइट ड्यूरेशन आर सेम इन द बोथ द हेमिस्फीयर, मतलब कि दोनों गोलार्धों में जो दिन और रात की जो मात्रा होती है, दिन रात की अवधि जो होती है बराबर होती है, जिसकी वजह से दोनों हेमिस्फीयर जो बात किया जाए तो दोनों हेमिस्फीयर रिसीव सेम अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, मतलब दोनों गोलार्धों को समान मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट फैक्टर, द फोर्थ फैक्टर, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, मतलब सूर्य की किरणों का नतिकोण। अच्छा, अभी तक मैंने आपको बहुत बार बोला कि 21 ऑफ जून को क्या होगा, 22 ऑफ दिसंबर क्या होगा, 23 ऑफ सितंबर क्या होगा, 22 ऑफ मार्च को क्या होगा, हमेशा ही बोलता रहा कि ऑन 21 ऑफ जून सन रेज विल बी परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, on 22nd of December, sun rays will be perpendicular on the Tropic of Capricorn. Then what does it matter कि सूर्य की किरणें किस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। आइए इस चीज को भी हम समझते हैं। तो मैंने बात किया कि 21 जून को सन रेज परपेंडिकुलर ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पहले इसको समझा आपने, मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव्ड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रीजन, ठीक है। सिमिलरली 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर जो सनरेज होती है परपेंडिकुलर होती है
सिमिलरली 21 मार्च एंड 22 सितंबर को इक्वेटर पे जो हमारा सूर्य का रेखा है, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पे, ठीक है। इस वजह से जहाँ पर भी परपेंडिकुलर होती है सूर्य की किरणें और जिस टाइम पर परपेंडिकुलर होती है उस टाइम पे वो जगह, ठीक है, मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव करता है, मैक्सिमम सूर्यता को प्राप्त करता है, ठीक है। अब देखते हैं पीछे रीजन क्या है। सपोज कि ये सूर्य है और ये सूर्य की दो किरणें मैंने ड्रा कर दी है, एक का डिस्टेंस r1 है, दूसरे का डिस्टेंस r2 है। तो आप देख लो जो परपेंडिकुलर रेखा है, ये परपेंडिकुलर रेखा है, ये कुछ एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल बना रही है। तो ये जो परपेंडिकुलर रेखा है, ठीक है, वो क्या है, उसका डिस्टेंस r1 है और एक्यूट एंगल बनाने वाला दूसरी रेखा का डिस्टेंस r2 है, ठीक है। तो आपको सीधे दिख रहा होगा एकदम सिंपल में कि जो r1 है वो छोटा है r2 से, मतलब कि जो परपेंडिकुलर रेखा होती है उसको कम दूरी तय करके पृथ्वी पर सबसे जल्दी पहुंचेगा, ठीक है, कम दूरी तय करके पृथ्वी पर सबसे जल्दी पहुंचेगा। और वहीं पे जो एक्यूट एंगल वगैरह फॉर्म करती हैं वो देरी से पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज और होता है, जो परपेंडिकुलर रेखा होती है चूंकि वो एकदम सीधे आती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें फैलाव नहीं होता है, जबकि एक्यूट एंगल बनाने वाली क्या होती है, बिखर जाती हैं, थोड़ी सी बिखर जाती है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो वही दो रीजन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसको लैंग्वेज के फॉर्म से समझने का प्रयास कीजिए। द एरिया कवर्ड बाई वर्टिकल रेज, वर्टिकल रेज मतलब परपेंडिकुलर रेज है, इज लेस देन एरिया जो कवर्ड हो रहा है। देखिए यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे एरिया क्या होती है, फैल जाती है तो ज्यादा हो जाती है। तो वही कह रहा था, एरिया कवर्ड बाई वर्टिकल रेज इज लेस देन द स्लैंट रेज इफ मोर एरिया इज कवर्ड, मतलब कि अगर ज्यादा एरिया कवर्ड होगा, लाइक दिस, अगर ज्यादा एरिया कवर्ड होगा तो क्या होगा, द एनर्जी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसमें एनर्जी जो है पूरी तरह से एक साथ नहीं आ पा रहा है एक जगह पे, ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। एंड द नेट एनर्जी रिसीव्ड पर यूनिट एरिया डिक्रीजेस, तो यहाँ पे नेट एनर्जी जो रिसीव होगा पर यूनिट एरिया में वो डिक्रीज कर जाएगा। जबकि जहाँ परपेंडिकुलर है वहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा और एक जगह पे पूरी तरह फोकस तरीके से पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा इंसुलेशन प्रभावित होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदी में देखें, तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती है। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा का वितरण होता है बड़े क्षेत्रों पर, तथा प्राप्त इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिल पाती है, तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिल पाती है, ठीक है। सेकेंड रीजन, दूसरा रीजन क्या है, ठीक है, द स्लैंट रेज are required to pass through greater depth of the atmosphere resulting in more absorption, scattering and diffusion। हमने बोला था जो स्लैंट रेज होता है, स्लैंट रेज का मतलब जो एक्यूट एंगल फॉर्म कर रहा था, उस रेज को क्या करना है, ज्यादा दूरी तय करना है, ज्यादा दूरी तय करना है किसमें, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये ज्यादा दूरी तय करेगा तो एटमॉस्फेरिक जो फैक्टर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हो गए, क्लाउड हो गया या फिर कुछ गैसेस हो गए, उनकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है, स्कैटरिंग है एंड डिफ्यूजन है, हिंदी में बोलें तो उनका जो अवशेषण है, प्रकीर्णन है और विसरण है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है, ऊर्जा का हाश्र होता है। और इस वजह से ये जो हमारा स्लैंटिंग रेज है वो कम इंसुलेशन के साथ हमारे अर्थ पर पहुंचता है, ठीक है, इन कंपेयर टू परपेंडिकुलर रे, लंबवत रेखा की कंपेयर में। अब एक और चीज बोल देता हूँ, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज, ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से ड्रॉ किया है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, हायर द लैटिट्यूड लेसर द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द सन रेज, दैट इज मोर स्लैंटिंग। अब इसको मैं बताऊंगा नहीं, इसको डिस्कस करने के लिए मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम पे मिलूंगा, बट आपको थोड़ा सा इस पे अपना जोर देना, दिमाग लगाना है कि वास्तव में ये चीजें क्या रहा है, ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ सन रेज डिपेंड अपॉन लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। हो सकता हो क्योंकि आज के जो यूपीएससी का पैटर्न है ना वो थोड़ा कोडिंग वाला हो गया है, तो वो क्या करता है कि इन सब चीज़ों को यूज़ करता है एज अ कोड स्टेटमेंट एंड रीजन टाइप में। तो प्री में बन सकता क्वेश्चन और एनसीईआरटी इस लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है यूपीएससी, ठीक है। चलिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट कर दिया इसको। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फियर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब पारदर्शिता होती है वायुमंडल की। तो पहले ये जान लेते हैं कि वायुमंडल की पारदर्शिता होती क्या है। तो एटमॉस्फेयर ट्रांसपेरेंसी मीन्स द कैपेसिटी ऑफ द एटमॉस्फियर टू ट्रांसमिट द लाइट फ्रॉम द सन
dust particles, water vapor, and some gases present in the air absorb, reflect, and scatter insulation. तो सिंपल सी बात करें तो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे डस्ट पार्टिकल हैं, वाटर वेपर हैं, गैसेस हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट आ रही होती है उसका स्कैटरिंग होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो जो एटमॉस्फेयर की कैपेसिटी होती है ना, एटमॉस्फेयर की जो ये कैपेसिटी होती है कि लाइट को क्या करे, ट्रांसमिट करे, रिफ्लेक्ट करे या स्कैटर करे बाय डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एंड गैसेस प्रेजेंट इन एयर, वही एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी होती है, वायुमंडल की पारदर्शिता होती है। ठीक है, मतलब वायुमंडल द्वारा सूर्य की किरणों को संचारित करने की जो क्षमता है वायुमंडल की पारदर्शिता करते, यहाँ पे क्षमता को वायुमंडल की पारदर्शिता कहते हैं। ठीक है, कहते हैं धूल कण, जल वाष्प और वायुमंडल में उपस्थित कुछ गैसें सूर्य तप को, ठीक है, सूर्य तप को अवशेषित, परिवर्तित और प्रकीर्णित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक नोट है, द डिग्री ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर डिपेंड अपॉन कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. When the atmosphere is free from moisture, dust particle and cloud, the loss of solar radiations, solar insulations through the atmosphere is low due to the low rate of reflection, scattering and absorption of the light in the atmosphere. अच्छा, मैं आगे आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सब ट्रॉपिकल डिजर्ट वाला जो रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है कि मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होता है इन कंपेयर टू इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, मतलब देखा जाए तो इक्वेटर से जाते समय, ठीक है, किधर पोल की तरफ, ध्रुवों की तरफ जो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन वो घटना चाहिए। ठीक है, ये एक जनरल टर्म है, जनरल फैक्टर है। बट आप देखेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है कि वहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव होता है। तो क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे क्लाउड नहीं होते हैं, जबकि हमारे इक्वेटोरियल रीजन में क्या होती है, हमेशा चक्रवात मतलब वर्षा होती रहती है, और वर्षा के कारण से वहाँ पे मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे क्लाउड होते हैं। लेकिन जो हमारा सब ट्रॉपिकल डिजर्ट रीजन होता है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मैक्सिमम इंसुलेशन रिसीव हो पाता है। ठीक है, इसीलिए डिजर्ट में टेम्परेचर बहुत हाई होता है ना। ओके, नेक्स्ट वन इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड इन द टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, स्थल विन्यास जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो आपको ये होमवर्क करना, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है, वीडियो ब्रेक हो जाएगा अपने आप 2 पार्ट में। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट। अब मैं इसका डिस्कशन करूंगा, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंड इन टर्म ऑफ इट्स एस्पेक्ट, मतलब स्थल विन्यास, इसको मैं डिस्कस करूंगा मेरे ग्रुप वगैरह में। ओके, चलते हैं भाई, बस इतना इसको जान लीजिए। मैं बोलने का प्रयास करूँ, वीडियो ब्रेक हो सकता है बीच में। ठीक है, जैसे ये हमारा हिमालय रीजन है, तो ये इसका क्या हो गया, पीक वाला पॉइंट हो गया, ये वैली वाला पॉइंट हो गया। तो सोचिए, सपोज कीजिए यहाँ पर क्या हुआ, सोलर रेडिएशन पड़ा, तो यहाँ पे पड़ेगा, ये रिसीव किया, जबकि वैली वाला रीजन तो नहीं रिसीव किया ना। बस इतने से आप अनुमान लगाइए, और भी सारे फैक्टर्स हैं। आई विल बी डिस्कस इन आवर फेसबुक पेज या फिर व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप। ओके,